नमस्कार दोस्तों, राजस्थान बोर्ड की कक्षा 10 की जो सामाजिक विज्ञान की जो बुक है आपके सिलेबस में, उसको अपन ने स्टार्ट किया हुआ है। और उसका जो चैप्टर 1 है स्वर्णिम भारत प्रारंभ से 1206 ईस्वी, अभी तक उसके 2 वीडियोस पब्लिश हो चुके हैं और हम उस सिलेबस को कंटिन्यू कर रहे हैं। देखिए मित्रों, आप वीडियोस को पूरा देखिए, इससे आपकी कंटिन्यूटी बनी रहेगी और आपका सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा। पिछले वीडियोस में हमने देखा किस तरीके से कबीलों से जन का निर्माण हुआ और जन से फिर जनपद बने और जनपद से फिर महाजनपद बने, और महाजनपद में हमने 16 महाजनपदों के बारे में हमने पढ़ा। महाजनपद काल के अंदर हर्यक वंश और हर्यक वंश के बाद में हमने नंद वंश का उद्भव देखा और उसके बाद में हमने मौर्य वंश को स्टार्ट किया था। मौर्य वंश की किस तरीके से स्थापना हुई थी, उसके बाद में हमने चंद्रगुप्त मौर्य को पढ़ा, उसके बाद में बिंदुसार और फिर अशोक के बारे में पढ़ा, अशोक के धम्म के बारे में पढ़ा, धम्म की यात्रा पढ़ी, फिर हमने देखा अनुसंधान क्या है, धम्म महामात्र क्या है, अभिलेख क्या है, और अशोक के उत्तराधिकारी और मौर्य साम्राज्य का अंत, इतना हमने पढ़ा। उसके बाद में हम आज जो स्टार्ट करते हैं वो हम स्टार्ट करेंगे कि मौर्य प्रशासन किस तरीके से था। ठीक है, मौर्य प्रशासन में किस तरीके से केंद्रीय प्रशासन था या प्रांतीय प्रशासन था, तो वो सब हम इस वीडियो में कंसल्ट करने वाले हैं। अगर आपने पहले वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो ऊपर आई बटन में आपको वो वीडियो का लिंक मिलेगा, आप वो वीडियोस जरूर देखें। और मित्रों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। देखिए मित्रों, आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, और जब आप वीडियोस को लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, तो देखिए मुझे भी कहीं ना कहीं मोटिवेशन मिलता है और वो मोटिवेशन ही आपको अच्छे से अच्छे वीडियोस प्रोवाइड करवाएगा। तो देखिए, स्टडी को कंटिन्यू रखिए। नेक्स्ट टॉपिक है मौर्य प्रशासन। मौर्य काल में भारत ने पहली बार केंद्रीकृत शासन व्यवस्था की स्थापना हुई। अब देखिए, केंद्रीकृत शासन का मतलब क्या होता है। केंद्रीकृत शासन का मतलब होगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट एक होगी और उसके बाद में उसके अधीन जितने भी स्टेट होंगे वो सारे उसके अधीन होंगे। जो भी दिशा निर्देश आएंगे वो एक सेंट्रल गवर्नमेंट से आएंगे और उसके बाद में उसके अधीन जितने भी प्रांत वगैरह हैं वहां सभी जगह उस सेंट्रल गवर्नमेंट के आदेशों को माना जाएगा। सत्ता का केंद्रीयकरण राजा में होते हुए भी वह निरंकुश नहीं होता था। कौटिल्य ने राज्य के 7 अंग निर्दिष्ट किए हैं। अब देखिए, कौटिल्य कौन था? कौटिल्य चाणक्य ही तो था। चाणक्य का ही एक अन्य नाम जो है कौटिल्य है। अब देखिए, चाणक्य ने एक पुस्तक लिखी थी अर्थशास्त्र, और उसमें उसने राज्य के 7 अंगों के बारे में बताया था। राज्य के जो 7 अंग हैं उनमें देखिए, राजा है, अमात्य है, जनपद है, दुर्ग है, कोश, सेना और मित्र। अब देखिए, इन सभी से क्या होता था कि एक राज्य का संचालन किया जाता था। राजा द्वारा मुख्यमंत्री व पुरोहित की नियुक्ति उनके चरित्र की भलीभांति जांच के बाद की जाती थी और इस क्रिया को उपधा परीक्षण कहा जाता था। तो उपधा परीक्षण किसे कहा जाता था? राजा द्वारा जो मुख्यमंत्री व पुरोहित की नियुक्ति के लिए उनके चरित्र की जो भलीभांति जो जांच प्रक्रिया होती थी उसे उस समय पर उपधा परीक्षण कहा जाता था। ये लोग मंत्रिमंडल के अंतरंग सदस्य थे। मंत्रिमंडल यानी कि जिसे हम आज कैबिनेट कहते हैं। मंत्रिमंडल के अतिरिक्त परिषा मंत्रण भी होता था, जो एक तरह से मंत्री परिषद था। परिषा मंत्रण यानी कि एक तरीके से भाई मंत्रियों का एक समूह ही मान लीजिए, जो कैबिनेट का ही एक भाग जो कैबिनेट को मदद करेगा। नेक्स्ट हम डिस्कशन करते हैं केंद्रीय प्रशासन यानी कि सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन। अर्थशास्त्र में 18 विभागों का उल्लेख है जिन्हें तीर्थ कहा गया है। अब देखिए मित्रों, जब भी कोई सरकार यानी कि गवर्नमेंट अपना केंद्रीय प्रशासन स्थापित करती है तो उसे प्रशासन की सुविधा के लिए उसे अलग अलग विभाग बनाने होंगे। अब ये जो विभाग है, अर्थशास्त्र के अंदर 18 मुख्य विभागों का जो है नाम दिया गया है, और जिन्हें हम आज विभाग कहते हैं उन्हें उस मौर्य प्रशासन के समय तीर्थ कहा जाता था। तीर्थ के अध्यक्ष को महामात्र कहा गया है और सर्वाधिक महत्वपूर्ण तीर्थ थे मंत्री, पुरोहित, सेनापति और युवराज। ये महत्वपूर्ण तीर्थ थे। फिर देखिए मित्रों, हम डिस्कशन करते हैं समाहर्ता पर। ये समाहर्ता कौन होता था? अब देखिए मित्रों, समाहर्ता का जो मुख्य कार्य था वो था राजस्व एकत्र करना,
आय व्यय का ब्यौरा रखना और वार्षिक बजट तैयार करना। समाहर्ता यानी आप यहाँ पर समान, इक्वल वर्ड को आप थोड़ा सा माइंड में रख लीजिए, समान, तो जो सबको समान बजट अलॉट करे, इस तरीके से हम समाहर्ता को याद रख सकते हैं। फिर देखिए मित्रों, हम डिस्कशन करते हैं सन्निधाता यानी कोषाध्यक्ष। और कोषाध्यक्ष बहुत ही महत्वपूर्ण अधिकारी हुआ करता था, महामात्य हुआ करता था। अब देखिए, अगर हम कोषाध्यक्ष की बात करें तो ये जो विभाग है आज के समय के अनुसार ट्रेजरी ऑफिस हम कह सकते हैं। सन्निधाता का मुख्य कार्य साम्राज्य के विभिन्न भागों में कोषगृह बनवाना यानी ट्रेजरी ऑफिस बनवाना और अन्नागार बनवाना यानी ग्रेनरीज बनवाना, जहां पर ग्रेन्स का स्टोरेज किया जा सके यानी अनाज को भंडारित किया जा सके। अर्थशास्त्र में 26 विभागों का उल्लेख मिलता है, जिनमें कोषाध्यक्ष, जिसके बारे में यानी सन्निधाता विभाग जो प्रमुख था, उसके बाद में सीताध्यक्ष यानी कि जो भूमि का जो अधिकारी हुआ करता था उसे सीताध्यक्ष कहा जाता था। तो यहाँ पर आप देखिए, भूमि है तो कृषि विभाग भी है। फिर हम बात करते हैं पण्याध्यक्ष। पणी का मतलब होता है व्यापारी। इस तरीके से जो राज्य व्यापार को जो कंट्रोल किया करता था, जो अधिकारी हुआ करता था, वो हो गया पण्याध्यक्ष। फिर है सूत्राध्यक्ष। अब देखिए, कताई बुनाई, तो सूत्र का मतलब होता है धागे, तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो सूत्राध्यक्ष है वो वस्त्र जो उद्योग हुआ करता था, वस्त्र विभाग हुआ करता था, उसका जो अधिकारी था वो सूत्राध्यक्ष कहलाता था। फिर हम बात करते हैं लूणाध्यक्ष। लूणाध्यक्ष है बूचड़ खाने का जो अधिकारी हुआ करता था। फिर हम बात करते हैं विविताध्यक्ष यानी कि जो चारागाह नियंत्रक होता था। चारागाह यानी ग्रेजिंग जो लैंड है उसका ध्यान रखता था। फिर हम बात करते हैं लक्षणाध्यक्ष यानी कि लक्षणाध्यक्ष जो अधिकारी हुआ करता था वो मुद्रा को जारी किया करता था। फिर एक है मुद्रा अध्यक्ष। अब देखिए, मुद्रा अध्यक्ष क्या करता था, अब देखिए जो भी कोई ऑर्डर वगैरह अगर पास किए जाते हैं तो उसके ऊपर भी एक सील लगाई जाती है, यानी कि जो परिपत्र अधिकारी हम कह सकते हैं। अब देखिए, आप यहाँ पर कंफ्यूज बिल्कुल भी मत होना। लक्षणाध्यक्ष का मतलब हो गया जो टकसाल का अधिकारी होता था, और मुद्राध्यक्ष वो हो गया जो पत्र विभाग का जो अधिकारी होता था। फिर हम बात करते हैं पोतवाध्यक्ष। उस समय जो मापतोल विभाग था उसका अधिकारी पोतवाध्यक्ष कहलाता था। फिर देखिए बंधनागाराध्यक्ष। अब देखिए, नाम से ही पता लग रहा है कारागृह का अधीक्षक हुआ करता था। फिर हम बात करते हैं आटविक। आटविक देखिए, वन विभाग के प्रमुख को आटविक कहा जाता था। अब देखिए, इन सब के अलावा भी बहुत सारे जो विभागाध्यक्ष हैं उनको अपन किसी और वीडियो के अंदर जो है कंसल्ट करेंगे, क्योंकि कक्षा 10 का जो पाठ्यक्रम है इतनी ही इजाजत हमें देता है। उसके बाद में हम देखते हैं युक्त व उपयुक्त कौन हुआ करते थे। युक्त व उपयुक्त महामात्य तथा अध्यक्षों के नियंत्रण में निम्न स्तर के कर्मचारी होते थे। अब देखिए, महामात्य तो हो गया विभाग का अध्यक्ष, और उसके बाद में उसके अधीन जो कर्मचारी हुआ करते थे उन्हें हम युक्त व उपयुक्त कहते थे। फिर हम डिस्कशन करते हैं प्रांतीय प्रशासन, यानी मौर्य साम्राज्य के अंदर प्रांतीय प्रशासन किस तरीके से हुआ करता था। अशोक के समय में मगध साम्राज्य के 5 प्रांतों का उल्लेख मिलता है। उत्तरापथ, और इसकी जो राजधानी थी वो तक्षशिला थी। फिर मिलता है अवंती राष्ट्र, यानी इसकी राजधानी उज्जैनी मिलती थी। कलिंग, और कलिंग की जो राजधानी तोसली। फिर हम बात करते हैं दक्षिणापथ और मध्य देश यानी पाटलिपुत्र। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि अशोक के समय में संभवतः 5 प्रांतों में जो प्रशासन था वो विभाजित था। अगर हम कहें उत्तर दिशा का अगर प्रांत की बात करें तो जिसे उत्तरापथ कहा जाता था, ठीक है। पश्चिमी प्रांत था वो था अवंती राष्ट्र, पश्चिम में था, जिसकी जो राजधानी उज्जैनी थी। फिर देखिए, हम बात करते हैं पूर्वी प्रांत की, तो पूर्वी प्रांत था कलिंग। अगर हम आज की बात करें तो आज का जो उड़ीसा जो राज्य है वही उस समय कलिंग हुआ करता था, और उसकी राजधानी थी तोसली। फिर हम बात करते हैं दक्षिणापथ, यानी कि ये इसका दक्षिणी प्रांत हुआ करता था, और इसकी जो कैपिटल थी वो थी स्वर्णगिरी। और मध्य देश यानी कि सेंट्रल जो उसका पार्ट हुआ करता था, यानी केंद्रीय प्रांत, और वो था मगध। और मगध की कैपिटल हम जानते हैं पाटलिपुत्र। तो पाटलिपुत्र उसके संपूर्ण साम्राज्य की जो पूरी की पूरी जो डायनेस्टी थी उसकी कैपिटल थी। प्रांतों का शासन राजवंशीय कुमार या आर्यपुत्र नामक पदाधिकारियों के द्वारा होता था। प्रांत विषयों में विभक्त थे, यानी कि प्रांत और प्रांत के बाद में विषय, जो विषयपतियों के अधीन होते थे। जिले का प्रशासनिक अधिकारी स्थानिक होता था जो समाहर्ता के अधीन था। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई का मुखिया गोप था जो 10 गांवों का शासन संभालता था। समाहर्ता के अधीन प्रदेष्ट्री नामक अधिकारी भी होता था जो स्थानिक गोप व ग्राम अधिकारियों के कार्यों की जांच करता था। अब देखिए, आप ऐसा समझिए
कि जो भी अशोक का जो साम्राज्य था वो 5 स्टेट में विभाजित था, यानी कि उसकी अगर हम पूरे साम्राज्य की सीमा को देखें, उस साम्राज्य की सीमा को उसने 5 भागों में डिवाइड किया, यानी 5 अलग अलग स्टेट थे, प्रांत थे। प्रांतों को उसने जनपदों में डिवाइड किया और जनपदों को बाद में स्थानीय में डिवाइड किया। स्थानीय आज के डिस्ट्रिक्ट के फॉर्मेट में आप समझ सकते हैं। और इस स्थानीय का जो अधिकारी होता था वो स्थानिक कहलाता था। ये देखिए यहाँ पर, ठीक है, इसका जो भी प्रशासनिक अधिकारी था वो कौन था? स्थानिक था। और अगर हम बात करें इस जिले के अंदर यानी इस स्थानीय के अंदर कितने गांव होते थे, तो अप्रोक्सीमेटली 800 गांव हुआ करते थे। और 10 गांवों का जो एक अधिकारी होता था, ये मुखिया होता था, उसे गोप कहा जाता था। फिर हम बात करते हैं नगर प्रशासन पर। मेगास्थनीज के अनुसार नगर का शासन प्रबंध 30 सदस्यों का एक मंडल करता था जो 6 समितियों में विभक्त था। प्रथम समिति उद्योग व शिल्पों का निरीक्षण किया करती थी। द्वितीय समिति विदेशियों की देखरेख करना। तृतीय समिति जन्म मरण का लेखा जोखा करना। और चतुर्थ समिति व्यापार वाणिज्य को देखना। पांचवी समिति निर्मित वस्तुओं के विक्रय का निरीक्षण करना। और छठी समिति विक्रय मूल्य का 10वां भाग बिक्री कर के रूप में वसूलना। और प्रत्येक समिति में 5 सदस्य होते थे। अब देखिए मित्रों, मौर्य साम्राज्य में नगर प्रशासन की बात करें तो इसका सबसे अच्छा वर्णन मेगास्थनीज ने दिया है। अब मेगास्थनीज कौन था? यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर को चंद्रगुप्त मौर्य ने पराजित किया था और उसके बाद में उसने उसकी पुत्री हेलेना के साथ विवाह किया। और उस समय जो यूनान का एक राजदूत मेगास्थनीज मौर्य साम्राज्य में आया था। तो मेगास्थनीज यूनान का एक राजदूत था। मेगास्थनीज बता रहा है कि किसी भी नगर का प्रशासन 30 सदस्यों की एक कमेटी यानी 30 सदस्यों का एक मंडल किया करता था। अब देखिए मित्रों, यहाँ पर एक मैप है जिसमें 16 महाजनपद और उनकी जो राजधानियां हैं वो दी गई हैं। तो अब हम इस पूरे मैप के अंदर हम 16 महाजनपदों को देख सकते हैं। अब देखिए, ये सबसे पहले हम देखते हैं मगध को, ठीक है। और मगध के बाद में आप देखिए ये इस तरफ ईस्ट पार्ट की तरफ देखिए अंग है। अगर मगध के नॉर्थ पार्ट की तरफ आप ध्यान से देखोगे तो देखिए ये वज्जी है और ये आप मल्ल देख पा रहे हो। अब देखिए यहाँ पर आप देखिए ये जो रिवर आप देख पा रहे हैं ये गंगा रिवर है यानी गंगा नदी है। और ये जो आप देख पा रहे हो ये यमुना है। अब देखिए गंगा और यमुना के मध्य का जो एरिया है वहां पर देखिए पांचाल, ठीक है, अहिछत्र और काम्पिल्य इनकी कैपिटल हुआ करती थी। यमुना के किनारे पर आप देखोगे तो देखिए कुरु राज्य आप देख पा रहे हो और कुरु राज्य की जो कैपिटल है वो इंद्रप्रस्थ है यानी कि आज की जो दिल्ली है। फिर देखिए यहीं आप देखिए यमुना के आसपास के इलाके में आप मथुरा देख पा रहे हो और मथुरा की जो कैपिटल है उस समय सूरसेन हुआ करती थी। फिर देखिए आप यहाँ पर वत्स महाजनपद को देख पा रहे हैं जिसकी कैपिटल कौशाम्बी हुआ करती थी। फिर आप देखिए यहाँ पर एक चेदी महाजनपद है जिसकी जो कैपिटल है शुक्तिमती हुआ करती थी। फिर देखिए यहाँ पर मत्स्य महाजनपद है जिसकी जो कैपिटल है विराटनगर। अब देखिए अगर हम एकदम नॉर्थ पार्ट में चले जाएं तो देखिए इस तरफ नॉर्थ वेस्ट की तरफ आप देखिए कंबोज और गांधार हमें देखने को मिलते हैं। फिर देखिए हम बात करते हैं अवंती की और अवंती की जो कैपिटल है वो उज्जैन है और उसके बाद में हम देखते हैं अश्मक और जिसकी कैपिटल प्रतिष्ठान है। अब देखिए मित्रों एक मैप और दिया गया है मौर्य साम्राज्य के प्रमुख राजनीतिक केंद्र। यहाँ पर हम मौर्य साम्राज्य के जो 5 प्रांत हैं और उनकी राजधानियां हैं उनके बारे में अच्छे से जान सकते हैं। हम यहाँ पर देख सकते हैं मौर्य साम्राज्य का विस्तार किस प्रकार से था। अब देखिए सबसे पहले हम मगध की बात करें तो मगध की देखिए कैपिटल पाटलिपुत्र है। फिर हम बात करते हैं कलिंग और कलिंग की जो कैपिटल है वो तोशली हुआ करती थी। फिर हम बात करते हैं दक्षिणी प्रांत जिसकी कैपिटल सुवर्णगिरी हुआ करती थी, ठीक है। फिर हम बात करते हैं पश्चिमी प्रांत यानी कि अवंतीपत और जिसकी जो कैपिटल है उज्जैन थी। फिर हम बात करते हैं उत्तरी प्रांत उत्तरापत की जिसकी कैपिटल तक्षशिला हुआ करती थी। तो इस तरीके से इस मैप के अंदर जो है हमें मौर्य साम्राज्य के प्रमुख राजनीतिक केंद्रों के बारे में जानकारी मिलती है। नेक्स्ट हम डिस्कशन करते हैं सैन्य व्यवस्था यानी मौर्यकालीन साम्राज्य में सैन्य व्यवस्था किस प्रकार से थी। देखिए सेना के संगठन हेतु पृथक सैन्य विभाग था जो 6 समितियों में विभक्त था और प्रत्येक समिति में 5 सदस्य होते थे यानी कि 6 समितियां हैं और 5 सदस्य हैं यानी कुल 30 सदस्य होते थे।
ये समितियां सेना के 5 विभागों की देखरेख करती थी और ये 5 विभाग थे, यानी पैदल, अश्व, हाथी, रथ तथा नौसेना। यानी कि एक समिति है वो नौसेना की व्यवस्था देखा करती थी, एक समिति पैदल सेना की व्यवस्था संभालती थी, एक समिति अश्व सेना की व्यवस्था संभालती थी, एक समिति हाथी की सेना यानी गज सेना की व्यवस्था संभालती थी और एक समिति रथ सेना की जो व्यवस्था है वो संभाला करती थी। अब जो एक समिति और होती थी, यानी कुल 6 समितियां होती थी, यहाँ तो 5 समितियों की ही बात हुई है। तो एक जो समिति होती थी वो सामग्री, यातायात और रसद की व्यवस्था संभालती थी, यानी इन सभी जो सेनाओं के जो विभाग हैं वो किस तरीके से जो है यातायात करेंगे या उनकी जो खाने पीने की व्यवस्था है उन सब को संभालने का काम भी एक समिति किया करती थी। इस तरीके से कुल 6 समितियां होती थी और सेना के ये 6 विभाग हुआ करते थे कुल। सैनिक प्रबंध की देखरेख करने वाला अधिकारी अंतपाल कहलाता था। सीमांत क्षेत्रों का व्यवस्थापक भी अंतपाल होता था, यानी अंतपाल नाम का जो अधिकारी था वो सैनिक प्रबंध की देखरेख किया करता था और इसी के साथ साथ तो जो राज्य की जो सीमाएं हैं उनकी व्यवस्थाएं भी वो संभाला करता था। अब देखिए, यूनान के राजदूत मेगास्थनीज की जो पुस्तक है इंडिका, उसमें एक वर्णन दिया गया है जिसके अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य के पास 6 लाख पैदल सेना थी, 50,000 अश्वारोही थे, 9,000 हाथी तथा 800 रथों से सुसज्जित विराट सेना थी। अब देखिए, इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो मौर्य साम्राज्य था उसमें जो सैन्य विभाग था वो काफी मजबूत था, उनके पास चतुरंगिनी सेना थी और इसका जो सर्वेसर्वा होता था वो सम्राट हुआ करता था। सेनापति था वो युद्ध विभाग का प्रधान होता था। सेनापति के पश्चात एक जो नायक नाम का अधिकारी होता था, एक अंतपाल नाम का अधिकारी होता था। इस तरीके से हमने पूरी सैन्य व्यवस्था को समझने का प्रयास किया है। फिर हम डिस्कशन करते हैं न्याय व्यवस्था। सम्राट न्याय प्रशासन का सर्वोच्च अधिकारी होता था। निचले स्तर पर ग्राम न्यायालय थे जहां ग्रामणी और ग्राम वृद्ध अपना निर्णय देते थे। इसके ऊपर संग्रहण, द्रोणमुख, स्थानीय और जनपद स्तर के न्यायालय होते थे। सबसे ऊपर पाटलिपुत्र का केंद्रीय न्यायालय था। ग्राम संघ और राजा के न्यायालय के अतिरिक्त अन्य सभी न्यायालय 2 प्रकार के थे, एक था धर्मस्थीय और एक था कंटकशोधन। अब देखिए, इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि जो मौर्य शासक थे वो ही सर्वोच्च न्यायाधीश थे। संपूर्ण साम्राज्य में अनेक प्रकार की अदालतें थी। न्यायालय सामान्यतः 2 प्रकार के थे, यानी धर्मस्थीय और कंटकशोधन, और इन दोनों में 3-3 न्यायाधीश एक साथ मिलकर के न्याय व्यवस्था संभालने का कार्य करते थे। अब इनमें हम सबसे पहला डिस्कशन करते हैं धर्मस्थीय। इन न्यायालयों में निर्णय का कार्य धर्मशास्त्र में निपुण 3 धर्मस्थ या व्यावहारिक और 3 अमात्य किया करते थे। धर्मस्थीय एक प्रकार की दीवानी अदालत होती थी। इनके अंदर चोरी, डाके, लूट के मामले, जिन्हें साहस कहा गया है, धर्मस्थीय अदालतों में रखे जाते थे। कुवचन, मानहानि, मारपीट के मामले भी धर्मस्थीय न्यायालय में ही लाए जाते थे, जिन्हें वाक पारुष्य या दंड पारुष्य कहा गया है। तो इस प्रकार से धर्मस्थीय अदालतें होती थी। फिर हम बात करते हैं कंटकशोधन। ये फौजदारी अदालतें थी। 3 प्रदेष्ट्री तथा 3 अमात्य मिलकर राज्य तथा व्यक्ति के मध्य विवादों का निर्णय किया करते थे। नगर न्यायाधीश को व्यावहारिक महामात्र तथा जनपद न्यायाधीश को राजुक कहते थे। चाणक्य के अनुसार कानून के 4 मुख्य अंग हैं: धर्म, व्यवहार, चरित्र और शासन। फिर हम डिस्कशन करते हैं मौर्यकालीन समाज, यानी मौर्यकालीन साम्राज्य में सामाजिक व्यवस्थाएं किस प्रकार से थी। कौटिल्य का अर्थशास्त्र, मेगास्थनीज कृत इंडिका तथा अशोक के अभिलेखों से मौर्य काल की सामाजिक व्यवस्था की जानकारी मिलती है। अब देखिए, सबसे पहले तो एक क्वेश्चन यही अराइज होता है कि जो मौर्यकालीन जो सामाजिक व्यवस्था थी उसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है। तो देखिए, एक तो कौटिल्य का अर्थशास्त्र हो गया, मेगास्थनीज की जो इंडिका हो गई और अशोक के जो भी अभिलेख हैं, इन सभी से हमें मौर्यकालीन सामाजिक व्यवस्था की जानकारी मिलती है। कौटिल्य ने वर्णाश्रम व्यवस्था को सामाजिक संगठन का आधार माना है। कौटिल्य ने 4 वर्णों के व्यवसाय भी निर्धारित किए हैं। 4 वर्णों के अतिरिक्त कौटिल्य ने अन्य जातियों जैसे निषाद, पार्श्व, रथकार, क्षता, वेदेहक, सूत, चांडाल आदि का उल्लेख भी किया है। मेगास्थनीज की इंडिका में भारतीय समाज का वर्गीकरण 7 जातियों में किया गया है। दार्शनिक है, किसान, पशुपालक, शिकारी, कारीगर या शिल्पी, सैनिक, निरीक्षक, सभासद तथा अन्य शासक वर्ग। मेगास्थनीज ने अपने वर्गीकरण में जाति, वर्ण और व्यवसाय के अंतर को भुला दिया है। अब देखिए, हम ऐसा समझ सकते हैं कि मेगास्थनीज है, उसने जाति, वर्ण और व्यवसाय के अंतर को भुलाया क्या होगा, शायद वो समझ ही नहीं पाया होगा, क्योंकि भारतीय जाति व्यवस्था काफी जटिल व्यवस्था थी और मेगास्थनीज एक यूनानी राजदूत था
इस कारण से उसके लिए इस जाति व्यवस्था को समझना आसान नहीं रहा होगा। मौर्य काल में स्त्रियों की स्थिति को अधिक उन्नत नहीं कहा जा सकता है, फिर भी स्मृति काल की अपेक्षा वे अधिक अच्छी स्थिति में थी और उन्हें पुनर्विवाह व नियोग की अनुमति थी। अब देखिए, आप यहाँ पर सांची का स्तूप देख पा रहे हैं। ये अशोक स्तंभ की एक इमेज यहाँ पर दी गई है और ये अशोक के जो अभिलेख हैं उसकी जो लिपि है उसको दिखाया गया है। फिर देखिए, यहाँ पर अशोक के साम्राज्य को दिखाया जा रहा है और अशोक का जो साम्राज्य था 263 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व के जो मध्य था, तो हम इसको देख सकते हैं। अब देखिए, इस मैप में आपको अच्छे से समझाया जा रहा है कि कहाँ पर जो शिलालेख मिले हैं, अशोक की जो लाट है वो कहाँ पर है, स्तूप कहाँ पर है, लघु शिलालेख कहाँ पर है और गुहा लेख कहाँ पर है। इस वीडियो में हम इतना ही कंसल्ट करेंगे। चैप्टर का नेक्स्ट पार्ट नेक्स्ट वीडियो में कंसल्ट करेंगे। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कीजिए, आप लाइक कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।